कोविड के सक्रिय मरीजों की संख्या में लगातार आ रही कमी। झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान 132 नए संक्रमितों की पहचान, 30 और 80 संक्रमित हुए स्वस्थ। लोहरदगा जिले के पेशरार थाना क्षेत्र के बुलबुल जंगल में पुलिस के साथ मुठभेड़ में 5 लाख रुपए का इनामी नक्सली बालक-गंजू ढेर सुरक्षा बलों ने किया हवाई सर्वेक्षण। राज्य के कई इलाकों में राजस्थान में बने पश्चिमी विक्षोभ का दिख सकता है आंशिक असर। 20 फरवरी से कई इलाकों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना। और भारत ने कोलकाता में 3 मैचों की क्रिकेट श्रृंखला के पहले T20 मैच में वेस्टइंडीज को 6 विकेट से किया पराजित। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं जयलक्ष्मी कुमारी और समाचारों में आगे बढ़ने से पहले ये संदेश। कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन को देखते हुए आपसे अपील है कि सतर्क रहें और पूर्ण टीकाकरण कराएं। 15 से 18 वर्ष के किशोरों और अन्य लोगों के टीकाकरण में भी मदद करें। सुरक्षित रहने के लिए कृपया 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पर्यावरण की सुरक्षा जलवायु अनुकूल व्यवहार से ही की जा सकती है। ऊर्जा और संसाधन संस्थान टेरी के विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि जलवायु संबंधी सफल कार्यों के लिए पर्याप्त आर्थिक सहायता की आवश्यकता है। इसके लिए विकसित देशों को वित्तीय और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की प्रतिबद्धताएं पूरी करनी होंगी। योजना more than 90 million households have been provided access to clean cooking fuel. Under the PM Kusum scheme, we have taken renewable energy to the farmers. We are encouraging farmers to set up solar panels, use it and sell surplus power to the grid. Standalone solar pumps as well as efforts for solarizing existing pumps are being scaled up. Our focus on chemical-free natural farming will also help promote sustainability and equity. केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या में कमी को देखते हुए स्थिति की समीक्षा करने और अतिरिक्त कोविड प्रतिबंधों को संशोधित करने की सलाह दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने इस संबंध में राज्यों के मुख्य सचिवों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य प्रशासकों को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा है कि 21 जनवरी से देश में कोविड महामारी में निरंतर गिरावट का रुझान देखा जा रहा है। श्री भूषण ने कहा कि पिछले महीने संक्रमित लोगों की संख्या में वृद्धि के बाद कुछ राज्यों ने अपनी सीमाओं और हवाई अड्डों पर अतिरिक्त प्रतिबंध लगा दिए थे। उन्होंने कहा कि अतिरिक्त प्रतिबंधों से लोगों के आवागमन और आर्थिक गतिविधियों में बाधा न हो। देश में पिछले 24 घंटे में कोविड के 30,757 नए संक्रमितों की पहचान की गई है, जबकि इस दौरान 67,538 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। कोरोना संक्रमण के 30,757 नए मामले दर्ज किए गए। पिछले 24 घंटों में 67,538 से ज्यादा लोग कोरोना से स्वस्थ भी हुए हैं। अब देश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 3,32,918 हो गई है, जबकि रिकवरी दर 98.03% है। इधर झारखंड में कोरोना के नए संक्रमितों की संख्या में लगातार कमी को देखने को मिल रही है। कल राज्य के 8 जिलों में कोरोना संक्रमण के एक भी नए मामले सामने नहीं आए हैं। पिछले 24 घंटे में अन्य जिलों में 132 नए संक्रमितों की पहचान की गई है, जबकि 380 मरीज स्वस्थ हुए हैं। वहीं कल राज्य में कोरोना से किसी की मौत नहीं हुई।
राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या 1066 है और कोविड से स्वस्थ होने की दर 98.52% है। इधर राज्य में कोविड टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 3,61,04,000 से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। देश में कोविड के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में अब तक 1,74,24,00,000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए हैं। खुराकें दी जा चुकी हैं। आज सुबह 7 बजे तक की अंतिम रिपोर्ट के अनुसार अब तक 174,24,36,000 से ज्यादा खुराक दी जा चुकी है। धनबाद स्थित IIT ISM के 2 छात्रों को गूगल कंपनी ने 48 लाख रुपए का पैकेज ऑफर किया है। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के दोनों छात्र चिराग जैन और अखिलेश राज को यह ऑफर मिला है। गौरतलब है कि IIT ISM में वर्ष 2022 बैच के बीटेक एमटेक समेत फाइनल ईयर के 932 छात्र छात्राओं को दूसरे फेज के कैंपस सिलेक्शन में नौकरी मिल चुकी है। अब तक सर्वाधिक 260 कंपनियों ने छात्रों का ऑनलाइन कैंपस सिलेक्शन किया है। लोहरदगा जिले के अति नक्सल प्रभावित पेशरार थाना क्षेत्र के बुलबुल जंगलों में पिछले 8 फरवरी से चलाए जा रहे हैं सर्च अभियान में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस और नक्सलियों के बीच बुलबुल जंगल में हुई मुठभेड़ में पुलिस ने एक नक्सली को मार गिराया है, जिसकी पहचान भाकपा माओवादी के 5 लाख रुपए का इनामी नक्सली बालक गंजू के रूप में की गई है। लोहरदगा के पुलिस अधीक्षक प्रियंका मीणा के मार्गदर्शन पर अभियान SP दीपक कुमार पांडे एवं CRPF 209 बटालियन के अधिकारी के नेतृत्व में कोबरा जवान, झारखंड जगुआर एवं जिला पुलिस लगातार सर्च अभियान चला रहे हैं। इस बीच SP अभियान दीपक पांडे समेत अन्य वरीय पुलिस पदाधिकारियों ने बुलबुल जंगल का हवाई सर्वेक्षण किया। इस दौरान दूरबीन से भी नक्सलियों की खोजबीन की जा रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सुरक्षा बलों से नक्सली चारों ओर से घिर चुके हैं और जल्द ही पुलिस को बड़ी कामयाबी मिलने की संभावना है। इधर आय से अधिक संपत्ति के मामले में मांडर विधायक सह प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की कल CBI के विशेष न्यायाधीश प्रकाश कुमार शर्मा की अदालत में पेश हुए। न्यायालय ने इस मामले पर बहस 24 फरवरी से शुरू करने की तिथि तय की है। अदालत ने कहा कि कई बार से हाई कोर्ट के नाम पर समय लिया जा रहा है, इससे अदालत का समय बर्बाद हो रहा है। अदालत ने महत्वपूर्ण समय दिया, लेकिन अब तक महत्वपूर्ण गवाह पेश नहीं हुए। गौरतलब है कि आय से अधिक संपत्ति मामले में बंधु तिर्की जमानत पर हैं। राजधानी रांची समेत राज्य के कई इलाकों में राजस्थान में बने पश्चिमी विक्षोभ का आंशिक असर एक बार फिर देखने को मिल सकता है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि 20 फरवरी को राज्य के कुछ हिस्सों में गरज के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना है। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र वह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। लोग नमो ऐप या MyGov ओपन फोरम में अपने विचार 24 फरवरी तक साझा कर सकते हैं। की संघर्षों के कुछ किस्से, कहानियों की अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 फरवरी सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं या नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 27 फरवरी सुबह 11 बजे मन की बात। प्रधानमंत्री आवास योजना गरीबों और बेसहारों की बदरंग जिंदगी में नया सवेरा लाने का काम किया है। गिरिडीह नगर निगम के झारियागादी गांव के लोग प्रधानमंत्री आवास पाकर खुश हैं। ये हैं गिरिडीह के झरियागादी के वो ग्रामीण जिनकी पेशानी पर कभी बल पड़ा करते थे, लेकिन इन्हें मिले आशियाने ने इनकी जिंदगी पूरी तरह से बदल कर रख दी है।
जब प्रधानमंत्री आवास योजना का इन्हें लाभ मिला तो मानो इनके सपने पूरे हो गए। पहले कच्ची मिट्टी से बने घरों में रहा करते थे, बरसात में काफी परेशानियां होती थीं, लेकिन प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट ने इनके चेहरों में खुशियों के रंग भर डाले हैं। सरकार हम लोग का बहुत मदद कर दिए हैं, ऐसे देखा ढलैया घर हो गए हैं, धन्यवाद। घर था अपने पानी में छूता होता था, इसीलिए सरकार कॉलोनी से लिए और इसके बाद घर बनाने के बाद फिर हम पहले से बहुत खुश हैं और इसलिए सरकार को धन्यवाद बोलते हैं। झरियादी गांव के सभी लाभुक आवास पाकर बेहद खुश हैं और प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट से जुड़े सभी सरकारी अधिकारियों की तारीफ में कसीदे गढ़ते नहीं थक रहे। उसके बाद सरकार हमको लोन दी, कॉलोनी पास कराए, कॉलोनी पास हो तो उससे हमको मिल गया, तब यही मेरा घर है, उससे हम अच्छा खुश है। मतलब ये सरकार का जो हाउस दिया गया है ये बहुत ही अच्छा है, अब किसी तरह की परेशानी नहीं हो रही है। हम लोग बहुत तरह से मतलब सरकार का शुक्रिया अदा करते हैं और सरकार की मदद से ये मकान हम बना पाए हैं और हम सरकार की तरफ से बहुत खुश हैं और सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। पहले इन ग्रामीणों के कच्चे घर आंधी तूफान और बरसात में ध्वस्त हो जाया करते थे। ऐसे में अब प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने नए घरों ने इनको मानो नई जिंदगी दे डाली है। गिरिडीह से रमेश प्रभाकर की रिपोर्ट। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। राज्यपाल रमेश बैस ने रांची के सांसद संजय सेठ और भाजपा नेता विनय जायसवाल के साथ भारी अभियंत्रण निगम एचईसी को लेकर राजभवन में बैठक की। बैठक के दौरान एचईसी के विभिन्न विषयों को लेकर गंभीरतापूर्वक विचार किया गया। राज्यपाल रमेश बैस से राजभवन में इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्सनेंस के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल का यह शिष्टाचार मुलाकात था। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष प्रियंका कानूनगो और दिल्ली आयोग की टीम आगामी 20 फरवरी को रांची आएगी। दिल्ली से रांची पहुंचने के बाद टीम हजारीबाग के बरही रोड स्थित रुपेश पांडे के घर जाएगी और घटना से संबंधित मामले की जांच की जाएगी। आयोग की टीम के झारखंड दौरे को लेकर मुख्य सचिव और संबंधित अधिकारियों को पत्र के माध्यम से सूचना दी गई है। जमशेदपुर के मानगो में फर्जी तरीके से खुद को नगर निगम का अधिकारी बताने वाले एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी पर दुकान का होल्डिंग टैक्स, ट्रेड लाइसेंस और बिल्डिंग मैप से संबंधित कागजात मांगकर धमकाने का आरोप है। सिमडेगा जिले के कोलेबिरा स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय के छात्रों ने खराब भोजन एवं अन्य समस्याओं को लेकर स्कूल प्रबंधन से बेहद नाराज हैं। मामले की जानकारी मिलने के बाद उपायुक्त सुशांत गौरव और एसडीओ महेंद्र कुमार विद्यालय पहुंचे और छात्रों से संवाद किया। राजधानी रांची के आनंद नगर गाड़ीगांव के लोगों को अब कोकर आने के लिए खेलगांव जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गाड़ीगांव से महावीर नगर को जोड़ने वाले सड़क निर्माण कार्य का शिलान्यास उप महापौर संजीव विजयवर्गीय ने किया। सड़क का निर्माण कार्य जल्द पूरा किया जाएगा। पाकुड़ के उपायुक्त ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बीडीओ और सीओ एवं एमओआईसी के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने वैक्सीनेशन, टेस्टिंग, स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ करने से संबंधित विभिन्न विषयों को लेकर वैक्सीनेशन में प्रगति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। गुमला जिले के उपायुक्त शिशिर कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में दिव्यांगता प्रमाण पत्र की समीक्षा बैठक उपायुक्त के आवासीय कार्यालय के सभाकक्ष में हुई। बैठक में बताया गया कि दिव्यांगता प्रमाण पत्र अब ऑनलाइन बनाए जाएंगे। रांची प्रेस क्लब क्रिकेट मीडिया कप का शानदार आगाज हुआ। मैच का शुभारंभ रांची प्रेस क्लब की नई कमेटी की टीम अजय और विपक्षी टीम कोयल के बीच मेकॉन स्टेडियम में खेला गया। इसमें टीम अजय ने 4 विकेट पर 158 रन बनाए, वहीं लक्ष्य का पीछा करने उतरी कोयल टीम ने 9 विकेट खोकर 118 रन पर ही सिमट गई। स्थानीय बिरसा मुंडा स्टेडियम में रांची यूनिवर्सिटी ऊसू चयन ट्रायल संपन्न हो गया। मारवाड़ी कॉलेज के तत्वाधान में आयोजित इस ट्रायल का आयोजन झारखंड वुशु एसोसिएशन के तकनीकी सहयोग से किया गया। इस ट्रायल में रांची यूनिवर्सिटी के विभिन्न कॉलेजों के तकरीबन 50 खिलाड़ियों ने भाग लिया। झारखंड में बहुत सारे ऐसे सुदूरवर्ती दुर्गम क्षेत्र हैं जहां आम लोगों का पहुंच पाना काफी कठिन है। खूंटी जिले का बीरबांकी वैसा ही एक क्षेत्र है
जो चारों ओर से पहाड़ों और जंगलों से घिरा हुआ है। जहां के लोगों के रहन सहन और खान पान काफी निराला है, जिसे रूबरू करा रहे हैं हमारे समाचार संपादक दिवाकर कुमार। ये झारखंड का बीरबांकी का इलाका है और इसे काफी दुर्गम इलाका माना जाता है। खूंटी, सरायकेला और चाईबासा और साथ ही साथ सिमडेगा इसका बॉर्डर इलाका भी माना जाता है। और आज हम यहाँ दिखाते हैं कि किस तरीके से यहाँ जीवन यापन चलता है और किस तरीके से यहाँ पर खान पान है। जो ट्रेडिशनल खान पान है वो छोटे छोटे दुकानों पर आपको देखने को मिलता है। ये देखिए बालूशाही बना हुआ है और ये यहाँ के लोगों का सबसे लोकप्रिय जो हम कहते हैं वो स्वीट डिश है। और साथ ही साथ ये मालपुआ दिख रहा है। ये मालपुआ भी खूब यहाँ पर लोकप्रिय है। लोग यहाँ दुकानों में पहुँचते हैं और खाते हैं। और ये आपको चना का घुगनी दिखता है। इस तरह की चीज़ें सभी दुकानों पर, यहाँ पर जो 5-6 दुकान, ज़्यादा तो दुकान की संख्या नहीं है, लेकिन वहाँ पर इस तरह की चीज़ें, ये चने का छोला है और साथ ही साथ पूड़ी इस तरह से बनता है और वो यहाँ पे लोग सुबह नाश्ते के तौर पर खाते हैं। और ये आपको हम दिखाते हैं गुलगुला है। इसका आटा से प्रिपरेशन किया जाता है, कहीं ये गुड़ से भी बनता है और कहीं ये चीनी से भी बनाया जाता है। और ये जो है ये आपको बन रहा है, ये देखिए सेव यहाँ पर है और ये आपको शक्करपाला बना हुआ है। और देखिए उसका यहाँ प्रिपरेशन किस तरीके से चल रहा है। तो ये बकायदा कहते हैं कि हम लोग बकायदा इसे फ्रेश बनाते हैं। और ये जो हमारे ट्रेडिशन का ये जो खान पान है ये सेहत के लिए भी काफ़ी अच्छा माना जाता है, सेहतमंद माना जाता है। और ये अपनी एक तरीके से हम कह सकते हैं कि सभ्यता और संस्कृति को भी बचाने का काम इस तरह के छोटे छोटे जो दुकानदार हैं वो यहाँ पर कर रहे हैं। और जो स्थानीय खान पान है वो उनके जीवन का हिस्सा है। अपने सहयोगी प्रताप के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, बीरबांकी, खूंटी। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने चालू वित्तीय वर्ष के लिए प्रमुख खाद्यान्न उत्पादन का दूसरा अग्रिम अनुमान जारी किया है। इसके मुताबिक इस वर्ष रिकॉर्ड 31.60 करोड़ टन खाद्यान्न उत्पादन की उम्मीद है। देश में खाद्यान्न उत्पादन का लगातार नया रिकॉर्ड बन रहा है, जो किसानों को कड़ी मेहनत, वैज्ञानिकों के कुशल अनुसंधान और सरकार की किसान हितैषी नीतियों का परिणाम है। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा ट्विटर हैंडल है DD न्यूज झारखंड और फेसबुक पेज है RNUDDK। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड DD न्यूज पर भी देख और सुन सकते हैं। हाल के दिनों में किसानों के बीच ग्रीन हाउस या नेट हाउस फार्मिंग का प्रचलन काफी बढ़ा है। वजह है कम लागत में ज्यादा और गुणवत्तापूर्ण उत्पादन। कहावत मशहूर है कि पुरुष की सफलता के पीछे औरत का हाथ होता है। कहावत कितनी सही है यह तो हम नहीं जानते, लेकिन रांची जिले के धुरलेटा गांव के हरिचरण और उनकी पत्नी सरोजनी के साथ यह सटीक बैठती है। हरिचरण कल तक परंपरागत तरीके से खेती किया करते थे, जिसमें उन्हें लागत अधिक लगती थी और फायदा बहुत ही कम होता था। कुछ महीने पहले ही पत्नी सरोजनी की सलाह पर हरिचरण ने ग्रीन हाउस फार्मिंग शुरू किया और नतीजा आपके सामने है। केवल 3-4 महीने के भीतर खीरे की बम्पर पैदावार से इन्होंने लगभग 60,000 रुपए से अधिक की कमाई की है। जितने प्लॉट हैं हम अपना सभी में ग्रीन हाउस लगाएं ताकि मेरा और आमदनी बढ़ जाए। सरोजनी बताती है कि पहले खेती करना काफी मुश्किल और थकाऊ था, लेकिन अब ग्रीन हाउस में बार बार जमीन तैयार करने की जरूरत नहीं पड़ती और फसल को सींचने की मुश्किल से भी छुटकारा मिल गया है। एक बार की मेहनत और लागत पर हम कई बार फसल ले सकते हैं। पढ़ाई लिखाई, खाना पीना, कपड़ा लत्ता सब फायदा हो रहा है इससे। तरक्की की चाह रखने वाले किसानों की मदद के लिए सरकार और कई गैर सरकारी संस्थाएं आगे आ रही हैं। ट्रांसफॉर्मिंग रूरल इंडिया TRI ने सरोजनी को न सिर्फ ग्रीन हाउस बनाकर दिया, बल्कि दूसरे शुरुआती संसाधन भी उपलब्ध कराए। दिक्कत आते हैं बरसात के टाइम में, बहुत सारे फफूंद वाला बीमारी आता है। कुछ लोकेशन में देखते हैं कुछ जानवर आकर के नुकसान कर देते हैं, तो इस ग्रीन हाउस के अंदर में उस तरह का नुकसान होने का कोई संभावना नहीं है। हम सफर साथ हो तो मुश्किल सफर भी आसान हो जाता है।
हरिचरण को जहां कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाली पत्नी मिली, तो अभिभावक की भूमिका में टीआरआई का सहयोग और मार्गदर्शन मिला। जाहिर है हरिचरण को कामयाबी की बुलंदी छूने में अब ज्यादा देर नहीं लगेगी। धुलेटा में ग्रीन हाउस के जरिए ये बदलाव की कहानी लिखी जा रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये खीरे की फसल है और इसके जरिए ये जो किसान है दोनों, उनकी आमदनी कई गुना बढ़ी है और वो आज आत्मनिर्भर किसान हो सके हैं। अपने सहयोगी अवधेश के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, धुलेटा। आज़ादी के सफर की आज की कड़ी में जानिए महात्मा गांधी और ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड इरविन की गांधी इरविन समझौता, स्वतंत्रता सेनानी रानी गैंडल्यू, पेरिन बेन कैप्टन और चांद मियां के बारे में। 17 फरवरी 1931 को महात्मा गांधी ने ब्रिटिश वायसरॉय लॉर्ड इरविन से वायसरॉय के आवास पर मुलाकात की। उन्होंने गांधी जी को चाय की पेशकश की, लेकिन उन्होंने चाय पीने से मना कर दिया और कहा कि वो एक गिलास नींबू पानी लेना पसंद करेंगे। बताते हैं कि गांधी जी तभी दांडी मार्च और नमक सत्याग्रह के कारण गिरफ्तार किए जाने के बाद जेल से छूटे थे, इसलिए वे नमक की पुड़िया साथ लेकर गए थे और नींबू पानी में उन्होंने अपना बनाया हुआ नमक ही डाला था। भव्य वायसराय हाउस में सादे कपड़ों में लिपटे गांधी जी की तस्वीरें देखकर लंदन में कई महत्वपूर्ण लोग भड़क गए। विंस्टन चर्चिल ने सविनय अवज्ञा के उग्र अभियान का संचालन कर रहे इस देशद्रोही फकीर का वाइसरेय की सीढ़ियां चढ़ना चिंताजनक है। गांधी जी और वायसराय इरविन 5 मार्च 1931 तक 8 बार मिले और अंततः गांधी इरविन समझौता हुआ। हम नगा आध्यात्मिक और स्वतंत्रता सेनानी रानी गाइदनल्यू को भी याद करते हैं, जिनकी मृत्यु 17 फरवरी 1993 को हुई थी। रोंगमई जनजाति की युवा महिला गाइदनल्यू ने मणिपुर, नागालैंड और असम में अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह का नेतृत्व किया था। रानी गाइदनल्यू का जन्म 26 जनवरी 1915 को मणिपुर के वर्तमान तामेंगलोंग जिले में हुआ था। 1927 में 13 साल की उम्र में गाइदनल्यू अपने भाई हैपो जादोनांग के साथ हेराका आंदोलन में शामिल हो गयी। इस आंदोलन का उद्देश्य नगा जनजातीय धर्म को पुनर्जीवित करना और ब्रिटिश शासन को समाप्त कर नगा लोगों के शासन की स्थापना करना था। 1932 में सिर्फ 16 साल की आयु में अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई। 1932 और 1947 के बीच इस नगा स्वतंत्रता सेनानी को पूर्वोत्तर भारत की कई जेलों में रखा गया था। 1947 में रिहा होने के बाद गाइदनल्यू ने समुदाय की भलाई के लिए काम करना जारी रखा। जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें पहाड़ियों की बेटी के रूप में वर्णित किया और उनके साहस के लिए उन्हें रानी की उपाधि दी। 1982 में उन्हें पद्म भूषण से भी नवाजा गया। हम महान स्वतंत्रता सेनानी को सलाम करते हैं। हम स्वतंत्रता सेनानी और सामाजिक कार्यकर्ता पेरिन बेन कैप्टन को भी याद करते हैं, जो प्रसिद्ध भारतीय बुद्धिजीवी और नेता दादा भाई नौरोजी की पूती थीं। पेरिन बेन का जन्म 12 अक्टूबर 1888 को कच्छ जिले में हुआ था। उन्होंने पेरिस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। पेरिस में रहते हुए वो भीकाजी कामा के संपर्क में आईं और राष्ट्रवादी गतिविधियों में भाग लेना शुरू कर दिया। 1911 में वो भारत आईं। वे महात्मा गांधी से मिलीं और उनके आदर्शों से काफी प्रभावित हुईं। 1919 तक उन्होंने गांधी जी के साथ काम करना शुरू कर दिया। 1920 में वो स्वदेशी आंदोलन में शामिल हो गईं और खादी पहनना शुरू कर दिया। 1921 में उन्होंने राष्ट्रीय स्त्री सभा की स्थापना में सहायता की, जो गांधीवादी आदर्शों पर आधारित एक महिला संगठन था। पेरिन ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कई परिषदों में कार्य किया। वे 1930 में बॉम्बे प्रांतीय कांग्रेस कमेटी की पहली महिला अध्यक्ष बनी। उन्होंने
सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया और उन्हें जेल में डाल दिया गया। 1930 के दशक में जब गांधी सेवा सेना का पुनर्गठन किया गया तो उन्हें इसकी मानद महासचिव बनाया गया। 1958 में मृत्यु तक वे इस पद पर रही। हम त्रिपुरा के स्वतंत्रता सेनानी चांद मियां को भी याद करते हैं। 17 फरवरी 1932 को लगभग 15,000 किसान ब्रिटिश आदेशों की अवहेलना करते हुए किसान दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए। अशांति को भांपते हुए पुलिस ने उन्हें तितर बितर करने के लिए गोलियां चलाईं और चांद मियां की इसी में मौत हो गई। हम इस महान शहीद को सलाम करते हैं। भारत ने 3 मैचों की श्रृंखला के पहले टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज को 6 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ भारत ने 3 मैचों की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है। दूसरा टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैच कल ईडन गार्डन में ही खेला जाएगा। हरा दिया। इसी के साथ भारत ने सीरीज में 1-0 की बढ़त भी बना ली। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी वेस्टइंडीज की टीम ने 20 ओवर में 7 विकेट गंवाकर 157 रन बनाए थे। निकोलस पूरन ने 43 गेंदों पर 61 रन की पारी खेली। इसके अलावा काइल मायर्स ने 31 रन और कप्तान पोलार्ड ने 24 रन की नाबाद पारी खेली। वहीं जवाब में भारत ने 8.5 ओवर में 4 विकेट गंवाकर वेस्टइंडीज द्वारा दिए गए लक्ष्य को हासिल कर लिया। कप्तान रोहित शर्मा ने 19 गेंदों पर 40 रन की तूफानी पारी खेली। इसके अलावा सूर्य कुमार यादव 18 गेंदों पर 34 रन और वेंकटेश अय्यर 13 गेंदों पर 24 रन बनाकर नाबाद रहे। अंतर्राष्ट्रीय मैच में डेब्यू कर रहे लेग स्पिनर रवि बिश्नोई को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। और खबरों के अंत में एक नजर मुख्य समाचार पर। सक्रिय मरीजों की संख्या में लगातार आ रही कमी। झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान 132 नए संक्रमितों की पहचान। 380 संक्रमित हुए स्वस्थ। लोहरदगा जिले के पेशरार थाना क्षेत्र के बुलबुल जंगल में पुलिस के साथ मुठभेड़ में 5 लाख रुपए का इनामी नक्सली बालक गंजू ढेर। सुरक्षा बलों ने किया हवाई सर्वेक्षण। राज्य के कई इलाकों में राजस्थान में बने पश्चिमी विक्षोभ का दिख सकता है आंशिक असर। 20 फरवरी से कई इलाकों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना। और भारत ने कोलकाता में 3 मैचों की क्रिकेट श्रृंखला के पहले टी20 मैच में वेस्टइंडीज को 6 विकेट से किया पराजित। कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। एक परिवार में बच्चे का आना हम सभी समझ सकते हैं कि सभी के चेहरे खिल जाते हैं और एक अलग सा एक खुशी जो है वो सबके अंदर दिखाई देता है। जैसे ही एक शिशु का जन्म होता है मानो एक माँ का भी नया जन्म होता है, लेकिन कई बार कुछ परिस्थितियों के कारण कोई माँ बन नहीं पाती है। कई महिलाएं बांझपन का शिकार हो जाती हैं, संतान सुख से वंचित रह जाती हैं। और खास करके ये देखा जा रहा है कि जैसे जैसे हम आधुनिकता की ओर बढ़ रहे हैं, इस तरह की जो समस्याएं हैं वो आम होती जा रही हैं। आखिर क्या है ये बांझपन? इसकी क्या प्रमुख कारण है? कैसे हम इससे बच सकते हैं? क्या इसका कोई कारगर उपाय है? क्या इस तरह की समस्या से निजात मिल सकता है? क्या संतान सुख की प्राप्ति हो सकती है? ये बहुत सारी जो बातें हैं या कह सकते हैं सवालात हैं वो सबके जहन में हैं। और हमारी ये कोशिश होगी कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आप तक वो सारी महत्वपूर्ण जानकारियां
पहुंचा सके, इस संबंध में जो आप जानना चाहते हैं। आपको बता दें कि आज विशेषज्ञ के रूप में हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है प्रख्यात महिला रोग विशेषज्ञ हैं डॉक्टर करुणा शाहदेव। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार।